गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। तो आज हमारा रेलवे का पहला क्लास है, रेलवे एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले तो आपके जो भी डाउट्स हैं पूछना जो चाहते हैं, बहुत से बच्चे क्योरी कर रहे थे, तो जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम सबसे पहले एग्जाम से स्पेसिफिक दो जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, उसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर हम सिलेबस भी देख लेंगे, पैटर्न देख लेंगे, फिर यहाँ पर हम देखेंगे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है इस पेपर को क्लियर करने के लिए। ठीक है, फिर आपको क्लास का टाइम टेबल, किस तरह से क्लासेस शेड्यूल की गई है, उसके बारे में बात करेंगे, और क्या क्या चीज़ें आपको टेस्ट के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल होने वाली हैं एग्जाम के लिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्लास का एजेंडा रहने वाला है, और आपके जो डाउट्स है वो भी आप पूछ सकते हो। हाँ, बताइए सुनील जी। आपका साउंड नहीं आ रहा है सुनील जी, एक बार चेक करें ऑडियो। चैट के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर वहाँ से ऑडियो का इशू है तो। ठीक है, तो एक एक करके एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सब बच्चे जो एनरोल्ड हैं यहाँ पर, अधिकतर बच्चे यहाँ पर हम देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसकी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। लोको पायलट, इसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। अभी जो 15 अप्रैल को एग्ज़ाम आपके सामने आएगा वो क्या आएगा, आरपीएफ का आएगा। फिर ग्रुप डी और एनटीपीसी, सबसे बड़ी वैकेंसी है दो रेलवे की, ये फिर वो आएंगी। ठीक है, तो इसी एग्जाम्स को हम टारगेट करने वाले हैं यहाँ पर, इन सभी एग्जाम्स को टारगेट करेंगे हम। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं लगभग इसी एग्जाम से संबंधित होंगे, तो एग्जाम्स को टारगेट करने वाले हैं। जो अपना रेलवे ने कैलेंडर जारी किया इस साल का, पहले उसको देख लेते हैं। तो रेलवे ने क्या बोला कि 20 तारीख को आ गया था एएलपी का, और इसका डेट एग्जाम का जून अगस्त में होने वाला है। एग्जाम की तारीखें भी यहाँ पर साथ साथ दिए। तो क्या क्या आ गया, एएलपी आ गया, टेक्नीशियन आ गया। टेक्नीशियन में देखो दो पार्ट होते हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 3। तो ग्रेड 3 की तैयारी आपकी यहाँ पर हो सकती है। ग्रेड 1 का जो टेक्निकल एक्सपेक्ट है वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, उसमें टेक्निकल इंजीनियरिंग से संबंधित एक पेपर होता है, वो वाला सब्जेक्ट यहाँ पर आपका कवर नहीं होगा। फिर एनटीपीसी आने वाला है, सबसे बड़ी वैकेंसी यही होती है। पिछली बार आई थी तो 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जॉब्स थी, तो लगभग इस बार भी इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 4 से 5 साल बाद ही आ रहा है, तो 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर हो सकती है। फिर यहाँ पर जूनियर इंजीनियर आएगा। हम जिस पर फोकस करेंगे वो है ग्रुप डी, इसमें भी लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी आने का चांस है। और ये दोनों एग्जाम काफ़ी दूर है ना, देखा जाए तो ये एग्जाम्स होंगे आपके अगस्त के बाद ही, तो ये समय जो है हमारा इन दोनों पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। फिर यहाँ का प्री फोकस कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा कैलेंडर है आर्मी रेलवे का, इसी हिसाब से हमने क्लासेस को कंडक्ट करना है। ठीक है, आरपीएफ आरपीएफ का यहाँ पर मैंने बताया, जैसे जो पूछ रहे हैं, आरपीएफ का भी आ चुका है। 15 अप्रैल को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, शॉर्ट नोटिस इसका आ चुका है। अब आती है बात, एक एक करके हर एग्जाम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप डी की बात करते हैं। अधिकतर बच्चे जो है जुड़े हुए हैं वो ग्रुप डी के ही हैं। अगर आप भी ग्रुप डी के हो तो कमेंट करो उसमें कौन कौन ग्रुप डी से जुड़ा हुआ है। तो ग्रुप डी जो एग्जाम है बहुत सिंपल एग्जाम है होने का, मगर इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि जो एक्सपीरियंस है, वॉल्यूम जो है एक्सपीरियंस की, वो लाखों की तादाद में इसको अप्लाई करते हैं। राज यादव जी बताइए। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको, अमर यादव, जो आपका डाउट आ रहा है। रिकॉर्डेड क्लास आपको हर लाइव क्लास कंडक्ट होने के बाद 1 घंटे में क्लास आपको प्लेटफॉर्म पर ही रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। और किसका क्या डाउट है? तो हम बात कर रहे थे ग्रुप डी की। इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। क्यों है यहाँ पर ज़्यादा? क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी है, 10th पास इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। लगभग सब लोग ही इसमें एलिजिबल हो जाते हैं इस पेपर को देने के लिए, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, और जॉब्स उस हिसाब से कम हो जाती हैं। तो जो पेपर हो गया वो पेपर सिलेक्शन का नहीं बल्कि काय का बचा, अब वो रिजेक्शन का बचा। यानी कि यहाँ पर एग्जामिनर ऐसा पेपर बनाएगा जिससे उसको आसानी हो आपको रिजेक्ट करने में, ना कि सिलेक्ट करने में। इसलिए क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है उसको हमको समझना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए अभी आप हैंड रेस कर रहे हैं, इसमें आपका साउंड नहीं आ रहा है, जो भी हैंड रेस कर रहा है अभी। तो हैंड रेस अभी मत करो, मैं आपको लास्ट में मौका दूंगा। चैट के थ्रू ही डाउट पूछो अपने जो भी है। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं चैट के थ्रू पूछिए, हैंड रेस लास्ट में करना, क्योंकि साउंड का कुछ इशू आ रहा है, आपका साउंड आ भी नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं, इसके स्टेजेस को समझ लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, पहला स्टेज ये सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये होगा। फिर तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, और आखिरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एज लिमिट क्या है? तो 18 से 33। इसके अलावा कैटेगरी के आधार पर रिजर्वेशन में और आपको छूट मिल जाएगी एज लिमिट के अंदर। एजुकेशन 10th पास या फिर आईटीआई पास होना चाहिए, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। तो लगभग हर
स्टूडेंट ही इसके लिए एलिजिबल होता है, 10वीं पास होना है आपको, बस एज यहाँ पर मैटर कर सकती है। एज ग्रुप भी काफ़ी बड़ा है, 12 से 15 साल तक का एज ग्रुप यहाँ पे लिया हुआ है, तो आप समझ सकते हो कितने लोग अप्लाई करेंगे। अब आता है एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज देखा जाए इंडिविजुअली साइंस को दिया हुआ है। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन, मार्क्स भी कितने? 25। फिर मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। नेक्स्ट सबसे बड़ा वेटेज है रीजनिंग का, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। और फिर हमारा आएगा जीए और करंट अफेयर, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। टोटल कितने हो गए? 100 मार्क्स भी यहाँ पर 100, मगर नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 1/3 क्या है यहाँ पर? नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि गलत क्वेश्चन करा आपने और आपके मार्क्स कटे। अटैम्प्ट नहीं करोगे तो 0, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अटैम्प्ट कराओ गलत हो गया तो आगे 1/3 गए। टोटल टाइम कितना मिलने वाला है? 1.5 घंटा मिलने वाला है। अब इसके लिए हम देखें तो हमें जो मेजर फोकस करना है, इस पेपर को निकालना है, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अधिकतर बच्चे जो सिलेक्ट होने वाले हैं उनके पूरे फुल मार्क्स आने वाले हैं, यानी 55 नंबर वो अपने यहाँ पर क्या कर लेंगे? कंफर्म कर लेंगे। इसमें दिक्कत ये भी जाती है कि जोन वाइज वो आती है वैकेंसी, तो जोन वाइज कट ऑफ जो है वेरी करता है। पिछले बार भी आपने अगर देखा 2019 का, तो कट ऑफ काफ़ी ऊपर नीचे हुआ था। तो उसी हिसाब से देखें तो अगर आपको कन्फर्म सिलेक्शन चाहिए तो ये 55 में से 55 लाने की सबसे पहले तैयारी करनी पड़ेगी हमको। और फिर आता है साइंस। साइंस का स्पेसिफिकली 25 लिखा हुआ है, तो साइंस में जिसकी पकड़ बन जाएगी उसको आसानी जाएगी 18 से 20 मार्क्स लाने में। 18 से 20 मार्क्स साइंस में पॉसिबल है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो ये चीज़ भी आप अचीव कर सकते हो। जब आप ये दोनों काम कर दोगे तो यानी कि आप कट ऑफ के बहुत पास पहुँच गए हो, कट ऑफ के बहुत पास पहुँच गए। उसके बाद आपको सिर्फ करंट अफेयर और जीएस में फोकस करना है। 20 में से 10 भी कर लोगे तो बहुत है, क्योंकि बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इसका वाला पता नहीं होता, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है। तो यहाँ पर 60% से ऊपर लाना बहुत डिफिकल्ट है। ये जो हमको स्कोर करना है तो हमको इन तीनों पे ही स्कोर करना है। ये 3 सब्जेक्ट ही हमारे सिलेक्शन करवाएंगे, तो इन 3 सब्जेक्ट पर ही फोकस करना है स्टार्टिंग में। तो ग्रुप डी सबसे सिंपल पेपर होता है, वह टफ क्यों है? जैसा मैंने बताया, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और एग्जामिनर आपको सिलेक्ट नहीं रिजेक्ट करने के हिसाब से पेपर बनाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, तो उनका टेंशन भी नहीं लेना है। हमको फोकस इस जगह करना है जहाँ पर हमारा क्वेश्चन बन सके। यहाँ पर पता है 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो किसी से नहीं बनेंगे, तो उन 20 की टेंशन आपको भी नहीं लेनी है, मगर जो 80 में से 75 का काम है वो आपको जरूर करना है। क्लियर है ये? ठीक है। ग्रुप डी फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें आपका हाइट वेट ये सब में कोई इशू नहीं है, समझ सकते हो आप। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सलाह यही रहेगी कि अपने डॉक्यूमेंट्स को आप पहले से देख लो, और एग्जाम फॉर्म जब फिल करो उसी हिसाब से फिल करो। बर्थ डेट को देख लो अपना, क्या बर्थ डेट कई बार सर्टिफिकेट में अलग होती है, फिल करते समय गलती हो जाती है। जब नोटिफिकेशन आता है उस समय भी डेट दी होती है कि इस तारीख से पहले वाले बच्चे अप्लाई ना करें या करें, तो वो जरूर देख लेना। जो बच्चे 10th दे रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, बताया हुआ है इसके अंदर, तो वो चीज़ भी आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है एनटीपीसी। एनटीपीसी ठीक है, एनटीपीसी में पहली स्टेज ग्रुप डी की तरह ही है, इसमें हमारा सेकंड स्टेज भी होती है। 2 बार आपका क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके अलावा आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, मगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स लगभग यहाँ पर क्या है? कॉमन है। एज ग्रुप देख लेते हैं, 2 तरीके से आता है ये, एक आता है 12वीं पास के लिए और एक आता है ग्रेजुएट के लिए। तो जो 12वीं पास के लिए आता है उसको बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। एज लिमिट क्या है? 18 से 30। और जो ग्रेजुएट के लिए आता है, यानी जिसके पास डिग्री है, उसकी एज लिमिट 18 से 33। और जो ये पोस्ट के नाम लिखे हैं, इन पोस्टों के लिए आता है पेपर, ठीक है, साथ में कंडक्ट होगा इन पोस्टों के लिए। ये हो गई 12वीं पास के लिए और ये हो गई यहाँ पर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है, ये पोस्टों के नाम है। अब पैटर्न देखो तो पैटर्न बहुत सिंपल है, यहाँ पर साइंस का अलग से वेटेज नहीं है, साथ साथ लिख दिया जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और साइंस का वेटेज में देखें तो साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर आते ही है। तो 40 मार्क्स आपका ये मैथ और रीजनिंग, 30-30। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 1/3 ही है, ठीक है। फिर देखते हैं CBT 2, तो जनरल अवेयरनेस का वेटेज बढ़ जाता है थोड़ा सा, और इनके भी 5 मार्क्स बढ़ा दिया, 120 मार्क्स का कर दिया, ठीक है। जो आपका ये जो है स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। फाइनल रैंक में आपके ये वाले मार्क्स काउंट होने वाले हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट दोनों ही है, इसमें पास हो तब जाके इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो इस तरह से चल रहा है। तो फोकस सिंपल है यहाँ पर। हर एग्जाम में क्या दिख रहा है अपन को? मैथ रीजनिंग दिख ही रहा है। और जनरल अवेयरनेस में भी हम देखते हैं कि साइंस अच्छे से पूछता है कौन? रेलवे। लगभग 30% साइंस के क्वेश्चन आते ही आता है, कोई से भी पेपर हो। यहाँ पर अलग से नहीं लिखा, मगर साइंस के आप देखोगे तो 20 से 30% क्वेश्चन आपको देखेंगे। तो उन सब्जेक्ट पर हम फोकस ऑटोमेटिकली करेंगे जब हम क्लासेस अरेंज करेंगे, ठीक है। फिर आरपीएफ की बात कर रहे थे यहाँ पर, सुमित कुमार आरपीएफ का पूछ रहे थे, तो आरपीएफ का देख लेते हैं। जब उसकी वैकेंसी बताइए कि कांस्टेबल कितनी आने वाली है और सब इंस्पेक्टर कितनी आने वाली है। टोटल लगभग इतनी वैकेंसी बैठती है, 4460। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसका भी CBT है, फिर फिजिकल और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशन की बात करें तो कांस्टेबल के लिए आपको बोला है 10th पास होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए जो स्टेट में चलती है। और SI के लिए क्या है? बैचलर डिग्री चाहिए। SI के लिए क्या चाहिए? बैचलर डिग्री। अभी इसका नोटिफिकेशन डिटेल में आएगा 15 तारीख को,
तब हम और देखेंगे। कांस्टेबल के लिए मिनिमम 18 से 28 मैक्सिमम, और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 मिनिमम और 28 मैक्सिमम। क्लियर है एलिजिबिलिटी? तो अब आता है यहाँ पर ALP की इसका जो एग्जाम पैटर्न है RPF का, वो भी क्या है, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, इसी तरह से इसी फॉर्मेट में चलेगा। वो जनरल अवेयरनेस पूछेंगे आपसे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछने वाले, सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर RPF का भी है। फिर ALP का आ चुका है, स्टेज 1 होती है, इसमें 2 होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट। यहाँ पर आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका उस रेलिवेंट फील्ड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो पार्ट बी है, CBT 1 तो कॉमन है, CBT 1 तो सेम टू सेम हो रहा है, जो CBT 2 का पार्ट बी है रेलिवेंट ट्रेड, इसकी प्रिपरेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी, जो भी आपकी डिग्री है इंजीनियरिंग की उसके हिसाब से। बाकी ये जो कॉमन है, ये आपकी प्रिपरेशन यहीं पर हो जाएगी, इसी क्लास में हो जाएगी। साइंस अलग से स्पेसिफाई करा हुआ है, साइंस को अलग से पढ़ा जाएगा, तो ये वाला पार्ट ए कवर हो जाएगा, पार्ट बी कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम टेक्नीशियन पे। टेक्नीशियन का भी लगभग सिमिलर है, एज ग्रुप में थोड़ा डिफरेंस है, ग्रेड में 18 से 36 और ग्रेड 3 में 18 से 33। ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न आपके सामने। तो 1 में जो चीज़ क्लास के अंदर नहीं हो पाएगी वो है इंजीनियरिंग, ठीक है, और बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स। ग्रेड 1 का अगर आपने अप्लाई करा है तो बाकी सब चीज़ क्लास के अंदर कवर हो जाएगी, ठीक है। ग्रेड 1 CBT की बात करें, और ग्रेड 3 की बात करें तो ये पूरा कवर होगा, ग्रेड 3 यहाँ पर पूरा कवर होगा। अलग से साइंस आप देख सकते हो स्पेसिफाई किया हुआ है, तो ग्रेड 3 आपका यहाँ पूरा कवर होने वाला है। क्लियर है? एग्जाम पैटर्न मेरे हिसाब से बिल्कुल सिमिलर है, कुछ चेंज नहीं है, वही नेगेटिव मार्किंग है, वही क्वेश्चन पेपर है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये हमारे एग्जाम्स हम कवर करने वाले। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, कहीं भी कुछ भी समस्या डाउट हो तो पूछ लो। तो ये हमारे एग्जाम्स हम पूरे एक एक करके कवर करेंगे। अब आती है बात कि क्लासेस किस तरह से कंडक्ट होंगी, क्या टाइम टेबल आपका होने वाला है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। रोज आपकी मिनिमम पहले 2 हफ्ते का टाइम टेबल मैं आपसे लगभग शेयर कर रहा हूँ। पहले 2 हफ्ते आपकी मिनिमम कितनी क्लासेस लगेंगी? 3 क्लासेस लगेंगी। टाइम आपके सामने रहा, 9 से 10 लगेगी सुबह, फिर लगेगी 11 से 12, और फिर 12 से 1, ठीक है। ये वाली क्लास GS की होने वाली है, ठीक है। 11 से 12 वाली क्लास भी आपकी GS की होने वाली है, और ये वाली क्लास आपकी मैथ की होने वाली है, और ये रीजनिंग की होने वाली है। ऑल्टरनेट चलेगा। मैथ कब कब चलेगा? तो वेडनेसडे, सैटरडे, संडे, बाकी दिन रीजनिंग चलेगा, ठीक है। सैटरडे संडे को मैथ इसलिए रखा क्योंकि मैथ की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, 1.5-2 घंटे की क्लास हो सकती है मैथ की, इसलिए सैटरडे संडे को लंबी क्लासेस रहेंगी आपकी मैथमेटिक्स की अलग से। रीजनिंग आपका मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को हुआ करेगा, ठीक है। अब ये जो GS है, इसमें पहले फेज में जो छोटे टॉपिक्स उनको कवर करेंगे, और फिर साइंस की बड़ी क्लासेस आपकी सैटरडे के दिन हुआ करेंगी, ठीक है। साइंस के लिए सैटरडे के लिए और संडे के दिन क्लासेस हुआ करेंगी। SS साइंस पे हमको स्पेशल फोकस करना है, तो साइंस के लिए हमने सैटरडे और संडे का दिन निकाला है जहाँ पर हम इस पर फोकस कर सकते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये टाइम टेबल इस तरह से हम पहले 2 हफ्ते में फॉलो करने वाले हैं। 2 वीक टाइम टेबल है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये फाउंडेशन बैच नहीं है, ये बैच क्या है? टारगेट बैच है, फाउंडेशन बैच नहीं है। तो यहाँ पर हम जो तरीका अपनाने वाले हैं पढ़ाई का, उसमें क्या रहेगा कि पहले आपका हमने किसी भी टॉपिक का सबसे पहले क्या कराया? क्विक रिविजन कराया। एक टॉपिक हमने उठाया कुछ भी, उससे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कराया, आपसे फटाफट रिवाइज कराया, और उस पर बेस्ड फिर हमने क्या करा? प्रैक्टिस सेट लगाया। उस पर बेस्ड हमने प्रैक्टिस सेट लगाया, जो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन फॉर्मुलेट करे, और PYQ को भी यहाँ पर सॉल्व करा। आ रहा है समझ में? GS हो या मैथ हो या रीजनिंग हो, कुछ भी हो, इसी फॉर्मेट में हम पढ़ने वाले हैं। हर टॉपिक को पहले हम जल्दी से रिवाइज करेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और PYQ सॉल्व करेंगे। आपको फिर क्या करना है? आपको फिर टेस्ट देना है। PYQ तो क्लास में भी सॉल्व होगा, मगर आपको अलग से टेस्ट भी देना है, और आपको क्विक रिविजन के क्लास नोट्स मिल जाएंगे जो आप पढ़ के टेस्ट दे सकते हो और आखिरी समय में अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। क्लियर है ये? तो ये फॉर्मेट से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? GS की 2 क्लासेस इसलिए क्योंकि GS में हमको पढ़ना सभी पढ़ रहा है, पॉलिटी भी पढ़नी पड़ रही है, हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ रही है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ रही है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ रहा है, स्ट्रेटेजी भी पढ़ना पड़ रहा है। तो भले वेटेज कुछ जगह कम है, मगर उसका सिलेबस बड़ा है, इसलिए स्टार्टिंग में हम GS जल्दी खत्म कर देंगे, ताकि लास्ट का जब समय आए तब हम मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कर सकें। पहले 2 वीक का है ये, 2 वीक के बाद हम मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे फिर। और क्या डाउट है? क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। कुछ जगह इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं आते, कुछ जगह आते, तो हम बेसिक लगभग इकोनॉमिक्स को ज़्यादा क्लासेस में नहीं करेंगे, लगभग 6-7 क्लासेस कर लेंगे कवर, ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स को, पता है कम आते हैं क्वेश्चन, कुछ जगह आ जाते हैं। हम 4 पेपर कवर कर रहे हैं तो कुछ पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। छोटा बेसिक तो पढ़ने में अपना कुछ हानि नहीं है।
आपने जैसे कि दिया है इसमें सिलेबस, आप देखोगे तो 10th क्लास तक का इसमें लिखा हुआ है, 10th क्लास तक का सिलेबस आप कवर करें, तो अपन भी उसी लेवल पे पढ़ेंगे, मगर कुछ छोड़ेंगे नहीं, ताकि ऐसा ना हो तो 2 क्वेश्चन भी आए तो अपने गलत हो जाए। इंग्लिश नोट्स, हाँ जो नोट्स मिलेंगे वो आप टेंशन मत लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, बायलिंगुअल नोट्स ही मिलने वाले। और कोई समस्या बताओ। हैंड रेस का ऑप्शन मैं चालू कर देता हूँ, किसी को हैंड रेस करके ही बात करनी हो वो कर सकते हो। जीएस के लिए देखो, एक जीएस में एक पोर्शन मैं लूंगा, फिर साहू सर है और पंकज सर है, ठीक है, साहू सर और पंकज सर मिल के लेंगे और मैं लूंगा, ठीक है। यहाँ पर तो 3 जीएस का फैकल्टीज आपको मिल जाएंगे। साइंस के लिए अलग से फैकल्टी और रीजनिंग की भी अलग फैकल्टी, मैथ की भी अलग फैकल्टीज, ठीक है। करंट अफेयर पंकज सर लेंगे, पंकज सर ही लेते हैं करंट अफेयर, आपको पता है। और बताओ, जो भी क्वेश्चन आपके पूछ लो, फिर मैं आखिरी में बताता हूँ क्या स्ट्रेटेजी आपको पर्सनल स्तर पर रखनी चाहिए एग्जाम को निकालने के लिए। देखो, लक्ष्य सिंपल है, हमारा एग्जाम निकालना है ना, ज़्यादा बड़ा टारगेट रखा नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ों पर फोकस करना है, अगर आपका फाउंडेशन आपको लगता है कि क्लियर है, अगर आपको लगता है कि आपका फाउंडेशन किसी भी सब्जेक्ट का क्लियर है, आज साइंस का टेंशन हो तो साइंस बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया जाएगा, और वो सिंपल तरीके से आपको साइंस के नोट्स भी मिलेंगे और उसके पेपर भी सॉल्व हो जाएंगे, है ना। मैं कह रहा था, अगर आपका किसी सब्जेक्ट का फाउंडेशन अगर क्लियर है, वैसे भी टारगेट बैच तो मानने चल रहा है क्लियर है, तो इस समय आपको जो करना चाहिए पर्सनल स्तर पर भी, आपको यहाँ पर मैथ और रीजनिंग दोनों को टारगेट बेसिस पर लगभग दिन में 300 क्वेश्चन सॉल्व करने का रूटीन बनाना पड़ेगा। 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं रैंडम सॉल्व करो। टॉपिक वाइज ही है, टॉपिक वाइज में क्या होता है, जब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको समझ में आता है कि किस टॉपिक में हम कितने स्ट्रॉन्ग है। एक टॉपिक की लगभग 5 से 6 वैरायटी हो सकती है क्वेश्चन की, तो कौन सी वैरायटी या कौन सा टाइप जो है क्वेश्चन का वो हमको दिक्कत देता है, वो हम तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हम टॉपिक वाइज टेस्ट लगाएंगे। तो मैं तो रीजनिंग के एटलीस्ट टारगेट बना को 300 क्वेश्चन तो करनी ही, ये करे बिना सोना ही नहीं है, ये करना पड़ेगा, तब जाके ही हम पेपर में कहीं स्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये टारगेट लेना पड़ेगा, ये पर्सनल है आपका, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप क्लासेस ले रहे हो और ये नहीं कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। क्रिसमस कैसा हो जाए तो हो जाए, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना है मतलब करना है, रूटीन बना लिया अपन ने, ये 300 क्वेश्चन करे बगैर नहीं सोना है, सिंपल रूटीन है। फिर यहाँ पर साइंस जिसकी बात करी हमने, है ना, साइंस से फोकस करना है हमको। अब साइंस भी देखो 3 पार्ट में टूटती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो फिजिक्स है, ये अधिकतर उन बच्चों की अच्छी होती है जिनकी मैथ अच्छी है, अधिकतर उन बच्चों की अच्छी होती है जिनकी मैथ अच्छी है, मगर ऐसा नहीं है, थ्योरी भी फिजिक्स के अंदर बहुत होती है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में हमको क्या करना है, इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे, एक बड़ा सिलेबस। बायो खासकर अधिकतर बच्चों की कमजोर हो जाती है, अगर उन्होंने कभी बायो अच्छे से नहीं पढ़ी या फिर आगे कंटिन्यू नहीं करी 10वीं के बाद, तो भूल जाते हैं बच्चे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें आपको जैसे देखो कि मुझे फिजिक्स मेरी वीक है, केमिस्ट्री वीक है, कि बायो मेरी वीक है, ये आपने पर्सनल स्तर पर आइडेंटिफाई कर लिया। और फिर चैप्टर वाइज क्या करा, इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व मत करने बैठ जाना है, इसके क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। मैथ में उल्टा चलना है, मैथ में पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, मगर इसमें पहले नोट्स बनेंगे। क्यों बनेंगे नोट्स, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, इनको थोड़ा वो टाइम देना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का अपना एक नेचर होता है पढ़ने का और पढ़ाने का, तो ये यहाँ पर पहले अगर आपको चैप्टर वाइज हम तो देंगे नोट्स, मगर आप जो पर्सनल स्तर पर आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। उसके लिए क्या करना है आपको, पहले आपने बायो पढ़ा के यार मैं प्लांट किंगडम पढ़ लेता हूँ, तो प्लांट किंगडम के पहले आपने अपने स्तर पर नोट्स बनाए। ढूंढने मत बैठना कि मैं यहाँ से खरीद लेता हूँ नोट्स, इस किताब से उठा लेता हूँ। एक किताब लो, एक जगह से खरीद लो, बस 2 सोर्सेज हो गए। फिर हाथ से जरूर लिखो, अगर हैंड से नहीं लिखा है, अपने हाथों से नहीं लिखा है नोट, तो कभी याद नहीं होगा, कितनी अच्छे खरीद लो। हैंड रिटन नोट्स चाहिए आपको इसमें, अगर आपका सब्जेक्ट वीक है तो, अगर सब्जेक्ट वीक है तो हैंड रिटन नोट्स ही आपको हेल्प कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। तो नोट्स लिए फिर अपन लगाएंगे टेस्ट। नोट्स के बाद अगली स्टेप क्या आती है अपनी, टेस्ट लगाने की। और टेस्ट जब लगाएंगे तो घबराना नहीं है। मान लो चला 50 क्वेश्चन लगाए, मगर मान लो 30 भी गलत हो गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमने हाथ से नोट्स बनाए, अपनी मेहनत है। अब वो 30 क्वेश्चन क्या हमारे नोट्स में थे फिर भी गलत हुए तो मतलब रिवीजन की कमी है। वो अगर क्वेश्चन हमारे नोट्स में थे मगर गलत हो गए तो मतलब रिवीजन की कमी है। ये चीज़ समझ में आई। वो क्वेश्चन हमारे नोट्स में थे नहीं तो कोई बात नहीं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर हम अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे, तो हमारा क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव हो गया ये सब्जेक्ट क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। यही स्ट्रेटेजी रखनी है खासकर साइंस को लेकर। इस पर जोर दे रहा हूँ कि मैं इसको हाथ से लिखना, बाकी जीएस को मत लिखना, क्योंकि ये
बड़ा वेटेज है इसका, बड़ा बोल सकते हैं कि हमको जो बोल सकते हैं नैया पार लगाने वाला सब्जेक्ट यही है साइंस यहाँ पर, इसलिए इसके लिए मेहनत करेंगे। तो क्या समझ में आया? पहले नोट्स बनाएंगे, टेस्ट लगाएंगे, गलत कम मार्क्स आए, गलत हो गए क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं लेंगे, नोट्स को चेक करेंगे, क्वेश्चन अगर मिल रहा है नोट्स में तो मतलब रिवीजन की कमी है, नहीं मिल रहा है तो उसको इंक्लूड कर लो, तो हमारे नोट्स पूरे प्रॉपर हो, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अब जीएस के लिए अगर हम देखें तो जीएस के लिए हम जो यहाँ पर आपको क्लास नोट्स देने वाले हैं और जो टेस्ट देने वाले हैं ये आपके लिए पर्याप्त है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इससे ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं करनी है। जीएस और करंट अफेयर दोनों के लिए बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका क्लास नोट्स मिलेंगे, जो क्लासेज होंगी, टेस्ट मिलेंगे, वो आपके लिए एकदम परफेक्ट रहने वाले हैं। उससे ऊपर बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, फोकस मेन यहाँ पर ही करेंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई कुछ पूछना चाहता है? एसएससी सीजीएल के लिए आप बोल रहे हैं, उसमें इंग्लिश भी आती है, देखो है ना, और थोड़ा लेवल अलग है। देखो बहुत सारी चीज़ें तो कॉमन है, फिजिक्स का क्वेश्चन अगर एसएससी में आ गया तो कोई अलग तो नहीं आ जाएगा, जीएस लगभग कॉमन है, तो थोड़ा डिफरेंस है। एसएससी का भी आप दे रहे हो पेपर तो आपको डेफिनेटली 60-70% क्वेश्चन जो है चीज़ें मिल जाएंगी। 70 से 60% एसएससी वाले बच्चों के लिए भी ये बैच हेल्पफुल रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें मैथ रीजनिंग कॉमन है, थोड़ा मैथ का सिलेबस अलग भी है, मगर 60-70% कवर आपका हो जाएगा इंग्लिश माइनस करके, है ना। तो कॉमन बच्चे हैं तो उनको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। अगर आप एसएससी को भी टारगेट कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है इसमें। और बताओ, इकोनॉमी की क्लास होगी, बिल्कुल टेंशन मत लो। पीवाईक्यू लगाएंगे, बिल्कुल पीवाईक्यू आपको अभी जो 25 आपको लगभग कल परसों के बाद से ही मंडे से रोज एक एफएलटी मिलना चालू हो जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट, है ना। ये आपको मिलना चालू हो जाएगा। 25 तो एनटीपीसी के लिए मिलेंगे, 25 ग्रुप डी के मिलेंगे स्पेशल। ठीक है, एफएलटीज फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये क्वेश्चन लगाने के बाद 300 क्वेश्चन लगाने के बाद एफएलटी रोज लगाओ रात को एक। ठीक है, और अपने कम मार्क्स से घबराना नहीं है। अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो भी अच्छा है, ज़्यादा आ रहे हैं तो भी अच्छा है, मगर टेस्ट लगाना जरूरी है। टेस्ट नहीं लगा रहे और सोच रहे हैं कि मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो ये देखो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। किसी भी एग्जाम को निकालने की पहली शर्त ये है कि अपने आप से झूठ बोलना खत्म करना है। मुझे नहीं पता आप कैसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, मगर आपको तो पता है, तो अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। सेल्फ डिसिप्लिन ही आपको आगे ले जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा आपको, है ना। उसके बिना ये पेपर निकालना कोई सा भी संभव नहीं है, कितना ही बड़ा हो कितना छोटा हो पेपर। देखो पूजा जी, आप हैंड रेस कर रहे हो, यहाँ कुछ इशू है, हैंड रेस पे बच्चों का वॉइस नहीं आ रहा है। कोशिश करोगे आप चैट से ही आंसर करो, मैं चेक कराता हूँ कि क्यों वॉइस नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में इशू नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, मैथ का और रीजनिंग की प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी हमारी तरफ से डेडिकेटेड, मगर उसके अलावा भी मैं एडवाइस करूंगा, पहले तो प्रायोरिटी पे यही करो जो क्लास में मिल रहा है, पहले वो खत्म हो, उसके बाद दूसरा भी जरूर करो, मगर है ना। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में तो ऐसा है, जितने प्रैक्टिस करो उतनी कम है, और जहाँ जहाँ से कर सको वहाँ वो करो। मगर ऐसा नहीं कि अपन इसमें थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए या फिर मुद्दे से भटक जाए। पहले क्लास में जो मिल रहा है उसको कंप्लीट करो, उसके बाद बाहर के सोर्सेस, पहले प्रायोरिटी क्लास को दो, ठीक है। हाँ, आरपीएफ और ऐसे ही कांस्टेबल एग्जाम के बारे में क्या पूछना चाहते हैं सुमित? आरपीएफ का एग्जाम ऐसे कोई एग्जाम कब तक होगा ये कहना मुश्किल है, मगर लग रहा है कि अगस्त तक हो जाना चाहिए। हमने पहली साइड में देखा था कि जो टेंटेटिव डेट्स हैं 15 तारीख को तो ये आ रहा है, जून तक देखो इलेक्शन इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद इनको एग्जाम जो कराना चाहिए, आरपीएफ पर लिखा नहीं है शायद से, मगर अगस्त तक होना चाहिए वो। बाकी 15 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल उस वक्त चल जाएगा पता, जुलाई अगस्त में पेपर हो सकता है उसका। एएलपी का तो है ही अभी। यहाँ पर एएलपी का मैंने बताया, देखो एएलपी का मैं पूरी जो प्रिपरेशन है वो नहीं हुई, पार्ट बी वाला नहीं हो पाएगा, आपका सीबीटी 1 हो जाएगा और सीबीटी 2 का पार्ट ए हो जाएगा एएलपी का, ठीक है। टेक्नीशियन में ग्रेड 3 आपका कवर हो जाएगा, ग्रेड 1 कवर, ग्रेड 1 का मतलब 30% कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। पार्ट 1 हो जाएगा ना आपका ए, उसमें जो ग्रेड सॉरी एएलपी में जो सीबीटी 2 है उसका पार्ट 1 कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो फिर एंड करते हैं सेशन आपका यहाँ से, उसके बाद मैथ्स वाले सर आपसे बात करेंगे, तुम उसके लिए रहना लाइव, 10-15 मिनट में मैथ वाले सर आ रहे हैं। और कुछ डाउट होता है मुझसे पूछ लो। बाकी आपका मंडे का टाइम टेबल आपको कल शाम तक प्रॉपर मिल जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा फैकल्टी लेने वाला है ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिल्कुल अपन ईमानदारी से तैयारी करते हैं और पेपर निकालने की तैयारी करनी है अपन को, ठीक है। मुद्दे से नहीं भटकना है, तो कोशिश करें डिसिप्लिन में रहें और फोकस करते हुए इस पेपर पर फोकस करें, ठीक है। ओके, चलिए, कुछ भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पर्सनली भी कुछ ऐसी दिक्कत जा रही है पढ़ाई करते समय, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो वो भी उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। मैं आपको अपनी मेरी मेल आईडी भी दे देता हूँ, मुझे मेल कर सकते हो, बाकी टीम को फ़ोन लगाओ, और एक नंबर मेरा भी है। तो ये है मेरी मेल आईडी dushyant.cgt@gmail.com। इसके अलावा फ़ोन नंबर ये रहा,
6232363639। ये नंबर अधिकतर मेरे पास रहता है, मगर क्लासेस के दौरान या जब मैं बिजी रहता हूँ तो आपकी टीम में कोई ना कोई उठाएगा इस नंबर को। तो आपकी जो भी स्टूडेंट्स की क्यूरी है आप इस नंबर पर जरूर दे सकते हो, ठीक है। और ये ईमेल आईडी है, बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके साथ है। जो भी तैयारी के लिए सबसे अच्छी नोट्स, सबसे अच्छे टेस्ट जो भी अवेलेबल होगा आपको मिलेंगे यहाँ पे। आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है, ठीक है। आपका काम आसान करना हमारा काम है, मगर आपको अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है। मैथ्स के सर अभी आ रहे हैं, मैथ की जो भी दिक्कत है आप सर से बात करना। नेक्स्ट क्लास मैथ्स वाले सर की है, मेरी क्लास जो रहेगी मॉर्निंग में ही रहेगी मेरी क्लास, ठीक है। चलिए मिलते हैं, अपन क्लास में मिलेंगे डायरेक्टली। अब अपनी स्ट्रेटेजी हो गई डिस्कस, एग्जाम पैटर्न डिस्कस हो गया, अब तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्टली पढ़ाई चालू करते हैं मंडे से, ठीक है। चलिए सबको बाय बाय एंड टेक केयर। अक्षय सर से ही मिलवाऊंगा मैं आपको, आप उसका टेंशन मत लें। पेपर निकाल लो, अक्षय सर से ही मिलेंगे अपन, ठीक है।